गाइस नमस्कार, मैं गीतांजलि सोनी फिर से हाजिर हूँ जीना इसी का नाम शो में। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलाने जा रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसी लेडी को नहीं देखा है। सबसे ज्यादा अगर इस जोधपुर में संघर्षपूर्ण जीवन अगर किसी का रहा है तो वो पर्सनालिटी आज मेरे सामने बैठी हैं, जिनको देखकर मैंने अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला है। जो आज गीतांजलि सोनी आप सामने देख रहे हैं, जिस जगह आप उसे देख रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है इस पर्सनालिटी का, नन अदर देन द गौरी अरोड़ा। सो प्लीज वेलकम है आपका आज के शो में। थैंक यू सो मच गाइस, हेलो, नमस्ते। मैं इनका क्या इंट्रोडक्शन दूं, ये कोरियोग्राफर भी हैं, ये मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, ये एंकर भी हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इनके जीवन के फेसेस हैं जो शायद आपको आज पता चलेगा, बिकॉज आज के टाइम में लोग इन्हें सिर्फ एक गौरी फैंसी ड्रेसेस के नाम से जानते हैं या फिर एक कोरियोग्राफर के नाम से जानते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करने के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके अलावा भी इनके पास में कोई भी काम रख दो, चाहे आप अपने घर का काम रख दो, चाहे आप इवेंट का काम रख दो, चाहे किसी बिजनेस का काम रख दो, इनके मुंह से ना तो कभी निकलेगा नहीं, ये उसका काम निकाल के देंगे एनी हाउ। और दोस्तों, जैसे हम कहते हैं कि ना, जीवन में दो पौधे कभी भी नहीं मुरझाते हैं, एक तो निस्वार्थ भाव का प्रेम और एक अटूट विश्वास। ये दोनों ही चीजें आज इस पर्सनालिटी में आपको देखने को मिलेगी। इनकी लाइफ में अगर कुछ भी करते हुए देखा है ना मैंने पर्सनली, ये मेरा एक्सपीरियंस है, निस्वार्थ वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो आज आपके सामने बैठी है। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा तारीफ हो गई है, इतनी सारी तारीफ के लायक शायद नहीं है, लेकिन फिर भी ये गीतांजलि का बड़प्पन है। और मैं नमस्ते राजस्थान देखने वाले सारे दर्शकों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज आप हम लोगों के साथ शामिल हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है नमस्ते राजस्थान के साथ। और साथ ही जीना इसी का नाम है, लाइफ है, जीना है, और हंसते हंसते जिएंगे तो साथ में हंसने वाले बहुत सारे लोग होंगे। और रोने के टाइम, जब मैंने एक डिप्रेशन का टाइम निकाला था आज से 15-16 साल पहले, अच्छा। तो उस टाइम जब रोने का टाइम होता है तो मेरे ख्याल से आपके साथ रोने के लिए सिर्फ आपकी माँ या आपके भाई बहन होते हैं। इनके अलावा आपके साथ कभी भी कोई भी नहीं रोएगा, फिक्स है ये चीज। अच्छा। जब जब रोई मैं, तब सर पे मम्मी का हाथ था। मेरा रोने के टाइम पे मेरा सर मेरे पापा के घुटने में था और दोनों बहनों के कंधे पे हाथ थे, और भाई मेरे सामने खड़ा होता था। वो बोलते कभी कुछ नहीं थे। आज जो इस पूरे कैमरे पे इतनी बड़ी मुस्कान हम देख रहे हैं, वो पर्सनालिटी भी कभी रोती थी और उसमें भी कभी लाइफ के फ्रेजेस आते हैं, और फ्रेजेस जब आते हैं तब कई बार खुशियां लेके, कई बार गम लेके। तो मैं गम के बाद में खड़ी हुई हूँ। तो जब हम दुखी होते हैं तो हमें रोना चाहिए या हमें उसे रोने को छुपाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए। रोने के टाइम पे आपके साथ कोई नहीं रोएगा, और जब आप हंसेंगे तो आपके साथ हंसने के लिए हजारों लोग खड़े होंगे, बहुत सारे लोग खड़े होंगे। कई लोग बोलते हैं ना कि मन में जो है एक बार भड़ास निकालने के लिए आप एक बार खुल के रो लो, वो सारी चीजें निकल जाती है, वो सब कुछ आपका जो अंदर ही तो आप घुटोगे। मैं एक चीज बताऊं, होता क्या है ना, कि जब हम कहते हैं खुशी और गम दोनों ऐसी चीजें हैं, जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी। तो गम को आप अपने तक सीमित रखें ताकि वो बढ़ के बाहर ना आए। अपने तक रखेंगे तो वो बढ़ के बाहर नहीं आएगा। और खुशियां जितनी बांटेंगे उसको आपको बिल्कुल आपको 1000 into 1000 होके मिलेगा, आपको +1000 नहीं, आपको into 1000 होके मिलेगा वो। अभी मैं बता दूं, रिसेंट अभी ये मुंबई के अंदर वर्किंग है, और क्राइम पेट्रोल सीरियल जो आता है सब लोग जानते हैं, उसमें रोल कर रही हैं इस उम्र में। सॉरी कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। जब उम्र की बात आई है तो आपकी उम्र भी हम शेयर कर लें। मेरी लाइफ के 3 फेजेस हैं। पहला फेज था 17 साल की उम्र में शादी होगी, उसके बाद उसके 17 साल बाद सेपरेशन हो गया, और अब तीसरा 17वां साल पूरा होने वाला है। और अभी भी आप नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करने में पीछे नहीं हटती है। मतलब अब जाकर अब आपने एंट्री मारी है मुंबई में, और वहाँ आप बिल्कुल एज अ फ्रेशर जो है वहाँ पे एज अ क्राइम पेट्रोल में आप रोल कर रही हैं। वहाँ होता है, वहाँ जब हम कास्टिंग डायरेक्टर के सामने खड़े होते हैं, प्रोड्यूसर्स के सामने खड़े होते हैं, और वहाँ जब प्रोफाइल सामने जाता है आर यू फ्रेशर, तो वो आपको नीचे से लेके ऊपर तक देखता है, और उस टाइम वो आपको ऐसा लगता है कि आप 18 साल के हो। आप एक नई फीलिंग आती है उस टाइम। थिंक पॉजिटिव, आपको लगता है कि आप 18 साल के हो गए।
ओहो, ये होती है पॉजिटिविटी, सोचने का तरीका जो है वो है। एक छोटी सी जर्नी मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी कि कैसे आपने यहाँ तक का सफर तय किया। जर्नी को यदि हम शुरू से शुरू करें, मेरे बचपन से शुरू करें, तो 1 नंबर की डफर पढ़ाई में पीछे से फर्स्ट आती थी मैं हमेशा। मेरी क्लास में अच्छा तरीका रखने का, हम पीछे से फर्स्ट आते थे। मेरी क्लास में 25 to 30 स्टूडेंट्स होते थे हमेशा क्लास में। स्कूलिंग बहुत अच्छी रही, पेरेंट्स के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से स्कूलिंग बहुत अच्छी रही। मैं बाल-निकेतन की स्टूडेंट रही हूँ। और उस टाइम ये होता था कि हमको अपनी स्कूल का झाड़ू खुद लगाना होता था, हमारी क्लासरूम का झाड़ू हमको खुद लगाना, ये स्कूल का कल्चर था। तो आज हम कहीं खड़े हो जाते हैं, आज भी मैं यदि सेट पे खड़ी थी, मैं क्राइम पेट्रोल के सेट पे खड़ी थी, तो एक दिन ये हुआ कि वो शीशा साफ नहीं था, मेकअप वाला जो शीशा साफ नहीं था। स्पॉट दादा आ जाओ, स्पॉट दादा आ जाओ, बार बार उसको बुला रहे हैं। और वो मेकअप वाला, हम 5 लोग हम लोग मेकअप के लिए खड़े, लेकिन वो आने को तैयार नहीं था कि पहले उस रूम का करूंगा फिर आऊंगा। आपने साफ कर मैंने लेके न्यूज़पेपर लेके साफ कर दिया। वो सब मेरे सामने देख रही है, मेरे साथ में जो को आर्टिस्ट जो खड़ी थी वो सब सामने देख रही है कि ये आपने क्या किया। अरे मैंने कहा काम कर रहा है, वो भी तो काम ही कर रहा है ना, खड़ा थोड़ी है वो, बैठा थोड़ी है वो, कि वो काम, हाथ का काम निपटा के आएगा, तब तक हम 4 लोग फ्री होने में आसानी रहेगी। तो कभी किसी काम को करने में शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, कभी भी नहीं है। गलत नहीं है तो शर्म का ही, बस वही चीज है। वो बचपन का टाइम इस तरह से निकला। सबसे छोटी थी घर में, 4 भाई बहनों में सबसे छोटी, और छोटी भी उन लोगों की और मेरी उम्र में भी काफी गैप है। वो साल 2-2 साल वाले गैप की नहीं हूँ मैं सबसे, मेरी मुझसे जस्ट बड़ी जो दीदी है वो मुझसे 4 साल बड़ी है, तो मैं उनसे बहुत छोटी हूँ। तो मुझे यूँ कहें कि मेरे को घर में 5 लोगों का बराबर प्यार मिला, एक जैसा प्यार मिला, 5 लोगों का। और उसके बाद में बड़े होते होते 17 साल की हुई और अक्कल में पत्थर पड़े आके और शादी कर ली। बदकिस्मती से वो शादी सक्सेस नहीं हुई। 17 साल बाद, 18 साल बाद टूट गई। बीच में मेरी शादी के 21 साल बाद मेरा तलाक हो गया। लेकिन मेरा टाइम जो था, मेरा स्ट्रगल पीरियड जो था, वो शुरू हुआ मेरे ससुराल से वापस आने के बाद में। जब मैं सेपरेट हो गई मेरे हस्बैंड से, जब मैं अलग हो गई थी, उसके बाद से मेरा स्ट्रगल पीरियड शुरू हुआ। सिंगल हो जाना और अपनी जर्नी अलग से शुरू करना, बिल्कुल शुरू करना। हालांकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने वहां से कुछ नहीं सीखा। मैंने शायद कॉन्फिडेंस में लेके गई थी, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बिल्ड मैंने मेरे एक्स हस्बैंड के साथ में किया। डेफिनेटली इस तरह से किया कि मैं जब गई थी तब 11th फेल थी 2 बार। शादी हो गई, डफर थी मैं बड़ा, लेकिन उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। और कोऑपरेट करने के बाद में मुझे दबा के धक्का दे के उन्होंने मुझे पोस्ट ग्रेजुएट किया। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इस मामले में बहुत कोऑपरेट किया था। उनको वो चीजें बुरी भी लगी थी कि मैंने पढ़ाया लिखाया, आज कॉन्फिडेंट हो गई और इस तरह से हो गया। ठीक है, जस्ट फॉरगेट इट। वो एक टाइम पीरियड निकल गया। जब वहां से जब वापस आई थी तब मैं, उस समय ये था कि मेरे पास सिर्फ पहनने को एक साड़ी थी। बच्चे आपके बच्चे भी? बिल्कुल बच्चे हैं। मेरा 31 साल का बेटा है, 25 साल की बेटी है। साथ नहीं, दोनों मेरे हस्बैंड के साथ में, हम दोनों बहुत खुश हैं। इसीलिए दिल में खुशी है कि हाँ, वो अपने डैडी के साथ हैं लेकिन खुश हैं। मेरे पास नहीं है लेकिन खुश हैं। लेकिन सारे रिश्तों को छोड़कर और स्पेशली एक माँ के दिल को छोड़कर एक नया सफर शुरू करना इज वेरी टफ टास्क। कैसे आपने उस वक्त अपने आप को संभाला? ऐसी क्या हौसला, ऐसा क्या सोच थी आपके पास में जिससे आपने इसको संभाला? क्योंकि ये सिचुएशंस हो सकता है आज जो भी लोग देख रहे हैं उसमें से कई लोगों के पास में ये फेसेस आए होंगे। वैसे एक वक्त आता है तब इंसान टूट जाता है। तो मेरा एक वक्त था 16-17 साल पहले, 16 साल पहले का एक वक्त ऐसा था जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। इस कदर टूट गई थी कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। अच्छा। सुसाइड अटेम्प्ट करने के टाइम पे ये था कि आज यदि मर गए तो ठीक, सारी दुनिया से किल्लत ही खत्म। और सोच के खाई थी जिस टाइम सुसाइड अटेम्प्ट किया था, उस टाइम गोलियां सोच के खाई थी, यदि जी गए तो पूरे जिंदा दिली के साथ लड़ेंगे अब। बस एक वो ही फ्रेज था, 1-2 दिन का ऐसा फ्रेज था कि शायद मरूं, पर मेरे को जहर सूट हो गया। oh my God। मतलब आप कितना ऐसे हंस के बोल रही कि मैंने जहर खाया था और मुझे सूट भी हो गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। oh God, वाह क्या मस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। फिर डिफरेंट फील्ड ट्राई किए मैंने। काफी टाइम तक मेलों में एंकरिंग की। अच्छा। उसके साथ साथ कोरियोग्राफी करती थी। फिर एक सोचा कि भाई आज हाथ पैर चल रहे हैं, जबान चल रही है, अब जब जवान होते हैं तो आपके पास एंकरिंग के ऑफर्स ज्यादा होते हैं। एक आप एज सरकम एक
सर्टेन टाइम ऐसा आ जाता है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं, ना तो आपकी इच्छा होती है और ना ऑफर्स आते हैं। तो मैंने ऑफर्स आ रहे थे तभी बंद कर दिया था, ताकि मेरे दिल को तसल्ली रहे कि मैंने काम करते करते छोड़ा। मेरे पास ऑफर्स आना बंद हुए, मैंने पहले ही मना करना। मैंने करीबन 5 साल हो गए एंकरिंग छोड़े हुए। बाय प्रोफेशन सिर्फ मेरा खुद का कोई शो हो तो, वरना मैं किसी और के शो पे सिर्फ एंकरिंग करने पिछले 5 सालों में नहीं जाती हूँ। वो धीरे धीरे इस तरह से चेंज होता रहा। तो उस टाइम दिमाग में आया कि आज यदि हम ऐसा है कि भी मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे बुढ़ापे में एक सेटिंग चाहिएगी, जब मैं कहाँ बैठूंगी, क्या करूंगी, जब मेरी टांगे जवाब दे जाएगी, मैं कोरियोग्राफी के लायक नहीं होंगी। तो ये सोच के उस टाइम कॉस्ट्यूम का बिजनेस शुरू किया था। कि भाई आज कर रहे हैं, लेकिन वो कॉस्ट्यूम का बिजनेस ये हुआ कि बीच में ही चल पड़ा। तो वो उस वजह से एक चलता रहा और अब इस लॉकडाउन ने सबकी कमर तोड़ी, हमारी भी तोड़ दी। लेकिन आप टूटे नहीं। तो टूटने का तो सवाल ही नहीं होता। जब इतनी परिस्थितियों के बाद में भी सब इतना कुछ ऊंचा नीचा देख लिया, तो अब टूटने का तो सवाल ही नहीं होता है। ऊपर वाले की मेहरबानी है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है। आप जैसे लॉकडाउन में आपने चाय की दुकान पे भी बैठकर जो है वो चाय बना के लोगों को चाय पिलाई है, और वहाँ से भी कमाई नहीं, वहाँ से कमाई नहीं, वहाँ था एक दिल का रिश्ता था। अच्छा। क्योंकि वो दिल का रिश्ता इस तरह से था कि वो चाय की दुकान आज से 50 साल पहले मेरे पापा ने लगाई थी, और अब लॉकडाउन के टाइम पे जिसको हम लोगों ने दी थी चलाने के लिए, उसने हमको वापस दे दी। तो वो एक अंदर एक टीस थी कि नहीं, जैसे हम बच्चे हैं पापा के लिए, ये दुकान भी बच्चा है। बस वो एक बच्चा पापा के हाथ में रह जाए, लेकिन चला नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। बट यू ट्राइड, बस डेफिनेटली ट्राइड योर बेस्ट। मतलब आपने देखो, लोग कहते हैं कि चाय की दुकान में, जोधपुर के अंदर मैंने तो नहीं सुना किसी चाय की दुकान में किसी लेडी को बैठते हुए कि जो वहां पे बैठ गए, वो भी रेलवे स्टेशन जैसी जगह पे। लेकिन यू हैव ट्राइड एवरीथिंग। छोटे से छोटा काम को आपने छोटा नहीं समझा। देखो, हर एपिसोड में ये लाइन हम हमेशा सीखते हैं, सबकी सक्सेस जर्नी की एक लाइन जरूर है कि छोटा काम कभी किसी को नहीं मानना चाहिए। डेफिनेटली। बस वो गलत नहीं होना चाहिए काम, आपके इरादे गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपके इरादे नेक है तो कोई भी काम छोटा नहीं है। बिल्कुल, और वही आपको एक दिन मंजिल तक पहुंचाता है। डेफिनेटली। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी चीज आपने दी। और फिर चाय की दुकान बंद करके आप मुंबई चले गए। अब एक नए सफर की शुरुआत हुई है, देखते हैं अब उसकी मंजिल कहाँ तक लेके जाती है। बिल्कुल, हमारी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ में। सो मच। तो मुंबई जाने के बाद में कैसा लगा आपको? जोधपुर ज्यादा प्यारा है या मुंबई? नहीं, जोधपुर तो अपना है। मुझे ना मारो जोधपुर। वहाँ मिर्ची बड़े की याद आती है आपको? एक दिन बना के खाए पर वो टेस्ट नहीं आया। सगार के मिर्ची बड़े बना के खाए थे, मजा नहीं आया वो खतरियों वाला। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि आप तो खाना ही नहीं खाती हैं। लोग सोचते हैं कि इतना हैवी शरीर है इनका, तो ये अच्छा खासा खाना खाती होगी, फास्ट फूड वगैरह। बट मैं आपको बता दूं, मेरी लाइफ की जर्नी, मुझे आज, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ 35 ईयर्स एज में, लेकिन मैंने इनको आज तक रोटी तक खाते हुए नहीं देखा है। ट्रस्ट मी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच है। ये रोटी नहीं खाती हैं, अनाज नहीं खाते हैं, सिर्फ अनाज और शक्कर नहीं खाते हैं, बाकी सब खाते हैं। तो इसका रीजन पीछे कुछ एक्चुअली मैं मुझे ये तो नहीं लगता है कि ये आप अपने फिटनेस के लिए करती है। फिटनेस के लिए होती तो मैं अब तक स्लिम हो जाती। ये 100 किलो वजन के साथ नहीं नजर आती मैं आप लोगों को। नहीं, एक्चुअली मैं ये चीज शेयर नहीं करती हूँ किसी के साथ में। लेकिन जब मैं आई थी मेरी ससुराल से, जब वापस आई थी, तो उसके बाद मैं छोड़ दिया था। पूरा रीजन नहीं बताऊंगी, क्यों कैसे छोड़ा था वो नहीं बताऊंगी। सही बात है, सही बात है। इट्स ओनली फॉर मी, इट्स ओनली फॉर योर पर्सनल सम इश्यूज या पर्सनल कुछ पॉइंट है, उसकी वजह से इन्होंने अनाज ही छोड़ दिया। तो लेकिन फिर भी देखो, लोग जो हैं शर्म करते हैं अपने वजन के बारे में कुछ बात करने में, लेकिन ये जीता जागता एग्जांपल आपके सामने है जो हंसते हंसते कह रहा है 100 किलो वजन है। नो बॉडी शेमिंग, नो बॉडी शेमिंग। लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी। अगर आप अपने खुद से प्यार करोगे तो आप दूसरों को अब प्यार लौटा पाओगे, खुशियां लौटा पाओगे आप। एग्जैक्टली, बिल्कुल फैक्ट बात बोली है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जब तक आप खुशियां नहीं बिखेरेंगे आपको खुशियां नहीं मिलेंगी। बिल्कुल, मैंने ये भी सुना है अभी रिसेंट आपके मदर फादर को 60 इयर्स हो गए हैं। बिल्कुल। एंड पूरे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अगर ट्रू लव बर्ड्स किसी को हम देखते हैं तो वो इनके पेरेंट्स को देखते हैं, और उनको ट्रू लव बर्ड्स में एनी
एनी टाइम एंगेज रखने के लिए इनका सबसे बड़ा हाथ है। एनी टाइम कभी उनको वैलेंटाइन डे स्पेशल विश करते हुए फोटो, कभी वो क्या है ना कि जिस टाइम मेरे सामने खड़े होते हैं ना, उस टाइम वो सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। वो उस टाइम ये कंडीशन ये होती है कि मेरे पापा कहते हैं मुझे किस करने दो और मम्मी मना कर देती है। Oh my God। कल जब रिसेंट हम लोग बना रहे थे वीडियो, जो लास्ट वीडियो जो बना रही थी मैं, तब मम्मी से मैंने बोला, मैंने कहा आज आपको पापा को कुछ भी करने से नहीं रोकना है कि मैं चली जाऊंगी तो तुम मजे ले रही है मेरे। इनका मजे नहीं ले रही हूँ मैं, एक आपको फैक्ट बता रही हूँ कि वो रोज कोशिश करते हैं और आप उनको करना नहीं देते हैं। मतलब आपने चाहे कितने भी स्ट्रगल्स किए हैं, लेकिन आप इस तरीके से जीते हो कि जिस कोई लाइफ में कुछ स्ट्रगल है ही नहीं आपके, आप इतना खुश होकर, इतना एंजॉय करके आप जीते हो। तो थोड़े कुछ ऐसे टिप्स हमारी ऑडियंस को भी, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। सबकी लाइफ में होता है, ऐसी किसी की लाइफ नहीं है कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। किसी की छोटी होती, किसी की बड़ी होती, किसी की नजर आ जाती, किसी की नजर नहीं आती। बस हमारी प्रॉब्लम्स दुनिया के सामने खुल के सामने आ गई, हमारी लाइफ खुली किताब है और किसी की लाइफ बंद किताब रह जाती है। तो बस यही है कि आप अपनों का हाथ ना छोड़ें, अपनों का साथ ना छोड़ें। मेरे पेरेंट्स का जब मैंने हाथ पकड़ा था तो उन्होंने मेरा हाथ इस कदर कस के पकड़ा। एक वो छोटी सी कहानी है ना कि जब बाप बेटी जब साथ जा रहे होते हैं तो उस समय पापा बोलते हैं उसको कि बेटी मेरा हाथ पकड़ लो, कि नहीं आप मेरा हाथ पकड़िए, कि क्या फर्क है इसमें, कि नहीं मैं यदि हाथ पकड़ूंगी तो मैं शायद आपका हाथ कहीं छोड़ दूंगी, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो डेफिनेटली ये होता है कि जब आप पेरेंट्स का हाथ उनको पकड़ने देते हैं तो वो फीलिंग जो होती है अंदर से, ये बहुत फर्क होता है। एक छोटी छोटी लाइन में भी बहुत सारे फर्क होते हैं। जैसे कई लोग पूछते हैं कि मतलब आपकी सासू माँ आपके साथ रहती है? नो, हम इतने बड़े नहीं हुए हैं। हम उनके साथ रहते हैं, हम पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गहर गूढ़ रहस्य है इसके अंदर और बहुत समझ वाली चीज है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कई लोग की जब लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो दूसरों की किस्मत को देखकर वो ये बोलते हैं कि भाग्य हो तो ऐसे, है ना। तो भाग्य क्या रोल करता है अपनी लाइफ में? भाग्य क्या है आपकी नजर में? कर्म और भाग्य दोनों साथ चलते हैं। आप सिर्फ भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे, भूल जाइए कि आपका भाग्य कहीं साथ देगा नहीं। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। बिल्कुल, तो ये आपको कर्म और भाग्य को साथ साथ चलाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कई लोग बोलते हैं कि ये तो जन्म से ही अपना भाग्य लेकर आया है। जैसे एक बेटे ने जन्म लिया है एक हाई प्रोफाइल पैसे वाले घर में, का चम्मच लेके पैदा हुआ, सुविधाएं सारी उसको मिली हुई है, मतलब रेडीमेड चीजें उसको मिली है। और एक लड़के ने जन्म लिया है रोड पाथ पे झोपड़ी के अंदर, लेकिन उसको अपना भाग्य बनाना है अपने कर्मों से। तो ये चीज आपने बिल्कुल सही कही कि कर्म और भाग्य साथ चलते हैं, यानी कि भाग्य जो है वो आपके कर्मों से बनते हैं। अगर कोई जन्म से सिल्वर स्पून लेके आया तो समझो उसका पुराने जन्म का कर्म अच्छा है, और अगर आप उसका नहीं लेकर आए सिल्वर स्पून तो आप ले सकते हो अगर आप कर्म अच्छा करते हो। डेफिनेटली, वो एक स्लोगन नहीं है कि लक्ष्मी यदि बुद्धि से मिलती तो सिर्फ पंडित के पास होती है, yes. और मेहनत से मिलती तो सिर्फ मजदूर के पास होती है, yes. किस्मत से मिलती है, जिसको किस्मत से मिलती है उसके पास है वो। Okay. तो ये तो लक्ष्मी ऐसी चीज है ना कि जब तक आप मेहनत, भाग्य और कर्म तीनों चीजें साथ नहीं चलेगी तब तक आपके हाथ में लक्ष्मी नहीं होगी। जब कर्म की बात आई तो ये भी क्लियर कर दो कि कर्म क्या है, मतलब किसे कहते हैं कि ये कर्म है? कर्म ये आप किसी का बुरा ना चाहो, सबसे पहली चीज आप किसी का बुरा ना चाहो, आप किसी के लिए गलत ना सोचे, ना किसी के लिए गलत कहें, निंदा नहीं करे, निंदा ना बैक बिचिंग नहीं करे। यस, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हाँ। आप किसी की पर्सनल लाइफ जब आप उसके पीठ पीछे डिस्कस करते हैं तो उस टाइम पे उसकी लाइफ पे क्या असर हो रहा है ये उसी की लाइफ पे होगा। आप तो सिर्फ बात करके अपनी 1-2 इंच की जबान हिला के रह जाएंगे, राइट। लेकिन उसकी लाइफ पे कितना असर होगा, क्योंकि उसमें नमक लगता है, मिर्ची लगती है, गरम मसाला लगता है। मैंने इन सारी चीजों को भोगा है और उन चीजों को देखा है कि जो चीज आपकी लाइफ में नहीं होती वो भी सामने आ जाती है। बिल्कुल। और वो इस कदर परोसी जाती है कि लगता है कि अच्छा ये तो हुआ ही नहीं था मेरे साथ, ये तो अखबार में आ गया, मेरे साथ तो हुआ ही नहीं था। तो वो चीज है कि कुछ चीज आपने उसको पूरा जाने दिया, मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। डेफिनेटली, बस लोगों का क्या नहीं, गधा चिड़िया हंसे, गधा उतर यहाँ से, गधा ऊंचा यहाँ से,
वो कहानी है ना छोटी सी के जा रहा है, वो बंदा जा रहा है, वो गधे के साथ जा रहा है तो भी टोक रहे हैं उसको लोग, गधे के ऊपर बैठ रहा है तो भी टोक रहे हैं, और गधे के साथ वो खुद गधे पे बैठ गया तो भी टोक रहे हैं। सही तो बस वो लोगों का इसलिए काम क्या है? बेहतर है कि खुद ही समझ रखो कि क्या सही और क्या गलत है, और जो आपका दिल चाहे वो काम करो। डेफिनेटली सजेशन सबको लेना चाहिए, सजेशन सबके लेने चाहिए, लेकिन करना अपना मन का चाहिए, दिल की करनी चाहिए हमेशा ताकि आप खुश रह सकें, बिंदास रह सकें। बिल्कुल। कभी आपको अभी भी आज की टाइम में कुछ ऐसा आपको लगता है कि ये मुझे लाइफ में नहीं मिला है, या कभी किसी चीज का कुछ आपको है टीस के काश ये नहीं, बस इतना कुछ होने के बाद में बच्चों से दूरी की टीस है, बाकी कभी नहीं लगता। हालांकि वो अपनी खुश हैं, अपनी लाइफ में दोनों खुश हैं, लेकिन वो ही है कि मैं उनसे दूर हूँ या वो मेरे पास नहीं है, कुछ भी। हाँ, वो उसको कैसे भी ले लीजिए अब, वो मुझसे दूर है या वो मेरे पास नहीं है, व्हाटएवर। वो एक माँ का दिल है बस, बट ऑब्वियसली वो सबको होता है। बाकी और कभी किसी भी चीज का कोई वो नहीं रहा कि मैंने ये गलत कर दिया, मैंने सही कर दिया, मैंने सेपरेशन के टाइम गलत डिसीजन लिया, या मैंने बच्चों को छोड़ के अच्छा डिसीजन लिया, गलत डिसीजन लिया। वो जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस आते गए, जैसे सिचुएशन सामने आती रही। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग गलतियां तो करते हैं, लेकिन लोग हमें उस गलतियों को गुनाह की तरह हमें गिनाते हैं, हमें बिल्कुल कि हमने तो एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। गलतियां तो इंसान ही करेगा, गलतियां नहीं करेंगे तो भगवान में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन जब गलतियां करते हैं तो रिलेटिव्स वाले ऐसे होते हैं जो उसको गुनाह बना के आपके सामने रख देते हैं कि मैंने किसी की नहीं सुनी, तुमने जो तुम ही गलत हो, बस ऐसा शो कर देते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स द रिजल्ट ऑफ डिप्रेशन। सो आपने किसी की नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी, सिवाय मम्मी पापा की किसी की नहीं सुनी। अपनी लाइफ का कोई पार्ट उनसे छिपाया नहीं कभी। कोई इतना कॉन्फिडेंस, इतना बिंदासपन ये कैसे लेकर आए? मतलब ये सीखना है, मतलब मुझे भी सीखना है कि कैसे लेकर आए इतना बिंदास, इतना कॉन्फिडेंस कि बस किसी की नहीं सुनी। कल बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकर से आती है, ठोकर से आती है। यस, हमने बहुत धक्के खाए, बहुत सारी ठोकरें खाई, कई जगह पे कुछ नेगेटिव चीजें भी देखने को मिली, कई जगह पे काम भी छोड़े उस वजह से, नेगेटिव चीजों की वजह से। तो ये सब सारी जो है ये इन सब ठोकरों में ऐसी क्या शक्ति थी आपके पास जिसने आपको हमेशा संभाला? एक ऐसी सोच, एक ऐसी पॉजिटिव सोच क्या थी कि जब कोई बंदा परेशान हो, डिप्रेशन में हो, तो वो ये सोचे तो वो वापस खड़ा हो जाए? सिर्फ अपने पेरेंट्स को सोचिए, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि मैंने इतने टाइम में कहते हैं कि यूं भी बच्चे अपने पेरेंट्स के पैर धोके पी लें तो भी उनके एहसान कभी नहीं उतार सकते, या उनका जो किया है कभी नहीं चुका सकते। पेरेंट्स ने जो किया है वो एहसान नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया है हमारे लिए उसको हम कभी नहीं चुका सकते। तो उस टाइम एक शक्ति बन के सामने आते थे कि मैं कहीं खड़ी होती थी, मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ तो मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आते थे। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी, मैं भी उस समय 35-36 साल की थी। तो मैं यदि उदयपुर जा रही हूँ किसी शो के लिए, तो बीच के 2 दिन मुझे आके संभाल रहे हैं, पीछे से मुझे लेने आ रहे हैं, या मुझे कभी छोड़ने जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। बहुत अच्छी चीज थी मेरे लिए। इतने साल पहले की बात ये कर रहे हैं, जिस वक्त लेडीज जो हैं वो सिर्फ घूंघट और साड़ी में रहती थी, और मैं भी ऐसी ही थी। निकलना इज नॉट द परमिशन। उस केस में आपने एक सिंगल की तरह काम किया है, और वो भी जगह जगह जाकर आपने कोरियोग्राफ किया है, वो भी अकेले। तो ये बहुत टफ होता है एक अकेली लेडी को काम करना। तो उस केस में आई थिंक आपकी गट्स फीलिंग्स एंड आपकी जो मेहनत है वो काम में सही, बिल्कुल सही है। एक और लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कई लोग बोलते हैं कि अपने सपनों को हासिल करने के लिए आपको जिद्दी भी बनना पड़ता है। वो तो बनना पड़ता है, फैक्ट है। जब तक आप अपनी जिद सिर्फ अपने अंदर से जगा के उसको जिद्दी बने हुए नहीं रहेंगे, तब तक डेफिनेटली है कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। साकार करने के लिए जिद करो तो सही चीज की जिद करो, गलत चीज की जिद नहीं करनी है। अगर आपको कुछ सपने देखे हैं, उसको साकार करने हैं, तो जिद पकड़ कर आपको करना है। जिद करने का मतलब ये नहीं है, कई लोग जिद करने का उल्टा मतलब ले लेते हैं। ना। वो लोग झगड़ते हैं अपने घर वालों के साथ में, या मतलब बिल्कुल फाइटिंग वाला माहौल उनके घर में हो जाता है। मैं इनफेक्ट रिसेंट मेरे पास में कुछ एग्जांपल्स भी है, मैं नाम नहीं लूंगी। बहुत सी मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत से मेरे क्लाइंट हैं। यहाँ हम लोग कंपनी में, हमारे सैलून में सिर्फ यही नहीं होता है कि हम सर्विसेज देते हैं, ये जगह वो है जहाँ पर अपने लिए जीती है और अपने मन की इमोशंस भी वो यहाँ पर छोड़ के जाती है, कि उनको पता है यहाँ से
उनकी बारे में बार बैक बिचिंग नहीं होनी है। तो बहुत सी चीजें वो लोग अपनी शेयर करते हैं कि मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ जो है वो बोलती है कि तुम भले कहीं भी जाओ, खाना तो तुम ही बनाओगी, तुम वापस आओगी तो भी खाना तुम्हें बनाऊंगी, मैं काम वाली नहीं रखूंगी, काम वाली के हाथ का तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं मर जाऊंगी बट काम वाली के हाथ का खाना ही नहीं खाऊंगी। तो मैडम आप बताओ अब मैं इसके सॉल्यूशन कैसे करूं? एंड आई एम थिंकिंग कि अब इसको मैं कैसे जवाब दूं। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि तुम अपनी सासू माँ से झगड़ा करो, ये हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये और उचित भी नहीं है। हाँ, तो उस केस में आप उनको क्या सजेशन देंगे? उस केस में यही है कि पॉजिटिव, आप जब खुद अंदर से पॉजिटिव हो जाएंगे ना कि आपको करना ही है ये, आप सिर्फ ये सोचेंगे मुझे करना पड़ेगा, तो आप नहीं कर सकते। करना ही है, मतलब करना ही है कि जिद पकड़ो। हाँ। लेकिन उस जिद से आपको झगड़ना नहीं है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ में बैठकर बात करनी है। इसी तरह के से चाय शो घर पे करना है, जीना इसी का नाम है का शो घर पे करना है। एंड देन हैव अ कप ऑफ टी विथ योर मदर इन लॉ, या फिर जिसको भी आपको मनाना है, आपके हस्बैंड को मनाना है, आपके फादर इन लॉ को मनाना है, हैव अ कप ऑफ टी विद देम एंड स्टार्ट कन्विंसिंग देम। आज भी तो कल वो कन्विंस होंगे, वो इंसान है। माँ को बोलते हैं ना आई लव यू, कई बार हम अपनी मम्मी को बोल देते हैं, वो आई लव यू एक बार हम अपनी सास को बोल के देखो, उनको हक करके देखो। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। ये चीजें मैंने भी की है। इनफैक्ट सीरियसली बताऊं, रिलेशंस ऐसे ही बॉन्डिंग नहीं होती है, आपको करनी पड़ती है, आपकी अपनी चीजें समझानी पड़ती है। देखो सबके विचार अलग होते हैं, उनकी जनरेशन अलग है, आपकी जनरेशन अलग है, उन्होंने अलग सीन देखा है और वो उम्र भी ले चुके हैं, तो एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स उनके पास ज्यादा है। वो हमारे लिए चेंज नहीं हो सकते, हमें उनके लिए चेंज होना पड़ेगा डेफिनेटली। और पेरेंट्स को चेंज करने की सोचा जाए, वेरी रॉन्ग, सोचना भी नहीं चाहिए। वेरी रॉन्ग, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सेम यार। आखिरी में लास्ट आपके बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन आप खुद लिखती हैं, आप लिखती बहुत अच्छा है, तो हो जाए दो चार बढ़िया वाले मोटिवेशन। बस चलते चलते एक ही करते हैं सिर्फ, न पैगाम याद रखना, न सलाम याद रखना, न पैगाम याद रखना, न सलाम याद रखना, दुआ है तो बस इतनी कि दुआओं में गौरी अरोड़ा को याद रख लेना। क्या बात है। सो दोस्तों, जितना अच्छा मुझे यहाँ लग रहा है इनसे मिलकर, मेरे चेहरे पर आप मुस्कान और मेरी आंखें पढ़ सकते हैं, और मुझे यकीन है कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा इनकी स्टोरी सुनकर। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें नेशनल चैनल, ये जो नमस्ते राजस्थान चैनल है, उसको लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट में भी अपनी प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हैं। आपके ही सवाल मैं आने वाली पर्सनैलिटी के सामने रखूंगी और उसका सॉल्यूशन आपको इसी शो में मिलेगा। ये शो मेरा नहीं, हम सबका है, और हम सब मिलकर हमारी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जीना इसी का नाम है, और जियो तो खुल के जियो, हंस के जियो, खुशी से जियो, अपने मन की सुनो और वही करो। थैंक यू सो मच, गीतांजलि सोनी।